आज तक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं G20 इंडिया के स्पेशल सेक्रेटरी एम्बेसडर मुक्तेश परदेशी। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। ये जो सारे लॉजिस्टिक्स हैं G20 के, वो आपके अंडर आते हैं, तो आप हमें बताएं कि एक साल में आपने किस तरीके की तैयारी की जब आपके ये G20 नेशंस, मेंबर स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, तो किस तरीके का स्वागत होगा? मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि हमारी तैयारी तो 2022 के शुरुआत में ही शुरू हो गई थी। कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया जिसके हिसाब से एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया और उसमें एक एपेक्स कमेटी है जिसको खुद प्रधानमंत्री लीड करते हैं। उसके तहत बजट दिया गया, कुछ पर्सनल दिए गए और उसके बाद फिर सेक्रेटेरिएट ने एक प्लान बनाना शुरू किया। प्लान कैसे बना? शुरू से ही भारत G20 में रहा है, बट पिछले 10 साल में खुद प्रधानमंत्री, आपको ये पता है कि ये प्रधानमंत्री का 10वां G20 शिखर सम्मेलन होगा। उन्होंने खुद चूंकि अटेंड किया है, उनके भी अपने इम्प्रेशन थे, एक विजन भी था। वो विजन हमें सेक्रेटेरिएट को बताया गया, उसका फिर एक हमने रोड मैप बनाया, एक ब्लूप्रिंट बनाया, क्या करना है, सब्सटेंस में क्या करना है, लॉजिस्टिक्स में क्या करना है, कैसे आतिथ्य सत्कार करना है। तो इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। उसके लिए टीम क्रिएट किया गया। हम लोगों ने शुरू में काफी ऑफिसेस डेपुटेशन के लिए, और जब मीटिंग शुरू हुआ दिसंबर में, जो पहली शेरपा मीटिंग, और तब से तकरीबन 200 मीटिंग हम कर चुके हैं और देश के हर प्रदेश में कर चुके हैं। तो इसका जो अनुभव मिला सेक्रेटेरिएट को, और ये अनुभव देश को आगे तक भी काम आएगा, क्योंकि किसी भी संस्था ने इतना बड़ा देशव्यापी कार्यक्रम नहीं किया है। तो आज G20 सेक्रेटेरिएट के पास जो एक्सपीरियंस है, वो अनोखा एक्सपीरियंस है। उसके जो हमारा अनुभव हुआ, उस सारे अनुभवों को हम इस समिट में भी ला रहे हैं। जैसे प्रदेशों में हमने क्या किया, कल्चर, क्राफ्ट, क्विजीन, ठीक है, अब वो देखेंगे कि वो समिट में भी आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2 एग्जीबिशन लगा रहे हैं। एक है भारत जनतंत्र की जननी, और दूसरा एक कल्चरल कॉरिडोर है। एक हम क्राफ्ट बाजार लगा रहे हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी बहुत फोकस है, और इस तरह के एग्जीबिशन हमने कई G20 मीटिंग में पहले से किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और RBI एक डिजिटल एक्सपीरियंस जोन क्रिएट कर रहे हैं भारत में। चलिए ठीक है, क्या ये जो आप कर रहे हैं, जो भारत ने कर लिया है और करके दिखाने वाला है, क्या ये भारत को ग्लोबल मैप पे डाल देगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के लिए G20 एक बहुत सुनहरा अवसर है, और बहुत सारी चीजें भारत के पक्ष में है। देखिए, एक तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, एक लैंडमार्क, एक मार्कर है हमारे हिस्ट्री में, और एक दूसरा मार्कर होगा जब हम 100 वर्ष शताब्दी मनाएंगे। और जो प्रधानमंत्री का विजन है अमृत काल का, इसकी शुरुआत हो चुकी है, और उसी शुरुआती दौर में ये G20 आया है। आज विश्व के हर देश भारत की ओर देख रहे हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, हमारा डेमोक्रेसी हो, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और अब हम हमारी जो सोच है, हमारा जो नैरेटिव है कि डेमोक्रेसी कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमारे इतिहास के पन्नों में है। हमारे वेदों में सभा और समिति की परिकल्पना की गई थी। तो हम सबों को जानना चाहिए हमारा क्या हेरिटेज है। चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे प्रजातंत्र की बात हो, और सॉफ्ट पावर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, भारत आज एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो दिल्ली और NCR में रहने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारी जगहों पर ट्रैफिक एडवाइजरीज होने वाले हैं, कहां पर मूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर आप ये थोड़ा बताएं हमें। ये काम दिल्ली पुलिस कर रही है, और बहुत चुस्तैदी के साथ काम कर रही है। दिल्ली पुलिस का काम है सुरक्षा की व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट का। आपने अखबारों में भी देखा होगा, अब वो कल इस वीकेंड में ड्रेस रिहर्सल भी था ट्रैफिक का।
उन्होंने इश्तेहार दिए हैं कि कहाँ कहाँ कोई कंट्रोल जोन होगा, क्या रिस्ट्रिक्टेड जोन होगा। जहां तक मेरी समझ है, रिंग रोड के भीतर वाले एरिया में ट्रैफिक डाइवर्जन, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा। उसके बाहर में चूंकि लीडर्स नहीं जा रहे हैं और होटल्स भी उस एरिया में नहीं है ज्यादा, तो वहां पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर लोग 3 दिन छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर है। अवसर अच्छा, और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि एटलीस्ट आपको ये नहीं लगेगा कि आपने इनकन्वीनियंस कर दिया, उनको तकलीफ में डाल दिया। चलिए ठीक है, वॉलंटियर्स की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। काफी बड़ा जो यहाँ पे सिस्टम है, काफी इलैबोरेट नजर आता है। ऑफिशियल्स के अलावा आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी की है? क्या वॉलंटियर्स आए हैं या बाकी मंत्रालयों से लोग आए हैं? कैसे आप लोगों ने ये तैयारी की है और कौन होगा फाइनल डे में? G20 मीटिंग समिट में पूरा भारत सरकार और तमाम एजेंसियां जिसमें लगी हुई है। भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के अलावा बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसी है, हमारा वित्त मंत्रालय इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है जहां सिक्योरिटी की बात आती है, और भी बहुत सारे, टेलीकॉम मिनिस्ट्री है जहां पे 5G और इंटरनेट की बात। तो ये पूरा अप्रोच रहा है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ गवर्नमेंट क्या, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच जैसा ही रहा है। स्टेट्स के साथ हमने बहुत मिलके काम किया है। तो एक G20 का कोर टीम था। उस कोर टीम को सहायता पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपने डिवीजन से कुछ लोग दिए, हमारे दूतावासों से भी कुछ लोग आए हैं। क्योंकि अभी जरूरत क्या है, इतने वर्टिकल्स है और इतने यूनिट्स है, उसमें मैन पावर की जरूरत है। हर देश के लिए हमने एक लिएजनिंग टीम खड़ा किया है, और उस लिएजनिंग टीम में देश का एक्रेडिटेशन से लेके उनका डिपार्चर तक जो भी है हमारे ऑफिसर्स हैं उसका ध्यान रखेंगे, चाहे उनका सिक्योरिटी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, स्पाउसेस प्रोग्राम हो, या लीडर्स का और भी कोई रिक्वायरमेंट हो बायलैटरल तरीके पे, तो उसका भी ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है। आपने कुछ यंग ऑफिसर्स की बात की थी, तो प्रधानमंत्री ने इच्छा जाहिर की कि ये ऐसा चीज है, अवसर है जिसमें यंग ऑफिसर्स को उनको एक्सपोजर दिया जाना चाहिए। तो 17 अगस्त से हमने करीब 125, और आज मैंने जो लिस्ट देखा 140 तक पहुंच गया है, जिसमें यंग ऑफिसर हैं जिनका 5 से 10 वर्ष का अनुभव है, और वो हर सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर स्टेट कार्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस, फॉरेस्ट, रेलवे, टेलीकॉम, इनकम टैक्स, कस्टम, सबके ऑफिसर्स आए हैं, यंग ऑफिसर, और ये बहुत खुशी की बात है। मैंने उनका जो इंडक्शन प्रोग्राम है, मैंने उसमें एड्रेस किया और सब लोगों से मिलने का मौका मिला। उनका जो एक्सपीरियंस था पहले था, उनका जो एजुकेशनल और वर्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से हमने हर जगह उनको डाला। जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, नेचुरली उनको सिक्योरिटी रिलेटेड जो बंदोबस्त है उसमें जोड़ा गया है। जो इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग हैं वो मीडिया टीम से जुड़े गए हैं। जो कस्टम्स ऑफिसर हैं उनको हमने एयरपोर्ट पे कस्टम की जिम्मेवारी दी है, वेपन्स का क्लियरेंस है या और कोई आइटम्स आता है जिसमें हेल्प करना पड़ता है। जिन्होंने भी सिविल एविएशन, हमारे साथ एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जो पूरा एयरपोर्ट ड्रिल देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो उनकी क्षमता है और उनकी जो कुशलता है उसका उपयोग कर रहे हैं, और G20 का जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसमें वो भागीदार बन रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जब उनके स्टेट में या उनके मंत्रालय में कोई प्रोग्राम होगा तो उनका जो एक्सपीरियंस है और जो कैपेसिटी जो बिल्डअप हो रहा है वो काम आए। क्या मुक्तेश जी, गिफ्ट्स का डिसीजन हो गया है किसको क्या जाएगा, किसको क्या देना है, या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा पर्सनल रख रहे हैं, क्लोज टू हिज चेस्ट? नेचुरली देखिए, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट के नाम पे है, तो और आप जैसा कि जानते हैं प्रधानमंत्री इसमें काफी दिलचस्पी लेते हैं। उनका बहुत पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, क्योंकि इन लीडरों को बहुत वर्षों से जानते हैं, एक फ्रेंडशिप है, और उस जो फ्रेंडशिप को कोई दूसरा ऑफिसर रेप्लिकेट नहीं कर, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है।
तो सेक्रेटेरिएट का काम है, हमें जो मार्गदर्शन दिया गया था उसके हिसाब से हमने एक पोर्टफोलियो बनाया और वो प्रेजेंट कर दिया है। प्रधानमंत्री का जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से हम प्रोक्योर करके उसका जो एप्रोप्रिएट लेवल है पैकिंग का, G20 के जो ओवरऑल ब्रांडिंग पर्सनालिटी है उसके हिसाब से करके उसको प्रेजेंट किया। आखिर सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप एक डिप्लोमेट हैं और आपने सारे डिलिबरेशंस देखे हैं, 19 मीटिंग्स हुए हैं, जॉइंट कम्युनिके में कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, सहमति नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या चीन सबसे बड़ा चैलेंज के तौर पे खड़ा होके नजर आ रहा है एज अ चैलेंज भारत के लिए और G20 के लिए? रूस के मुद्दे जो है वो वॉर रिलेटेड है, लेकिन चीन ने जिन चीजों पे आपत्ति जताई है वो काफी ऐसा लगता है ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हैं। मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा। देखिए, G20 में कंट्रीज की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है और जब एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं तो जो नेशनल प्रायोरिटीज है, उनका कंट्री पोजीशन है, उसको डिस्टिल करने के बाद एक कॉमन पोजीशन बनता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरा कहना मानना ये है कि जितने भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ है उसमें जो आउटकम डॉक्यूमेंट है या चेयर्स समरी है, तो पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें अधिकतर पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग है, बशर्ते एक दो पैराग्राफ जिसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए, नेचुरली उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। G7 देश ने उनका अपना अप्रोच है और रशिया और चीन का अपना अप्रोच है। हमारा काम है एज प्रेसिडेंसी उस डिफरेंसेस को नैरो करके उसमें से एक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आपको लगता हो पाएगा? अभी शेरपा की मीटिंग चल रही है मानेसर में, कल शाम से शुरू हुई और अगले 3 दिनों तक चलेगी। शेरपाओं को ये निर्देश दिया गया है, वो पर्सनल अनवॉयज हैं सारे नेताओं के, तो उनका काम है अगले 3 दिनों में कि इसमें से कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट पे रजामंदी पैदा करें और फिर लीडरों को प्रस्तुत करें। ये एक टास्क है, ये ऑब्जेक्टिव है जिसके साथ G20 शेरपाओं की मीटिंग अभी चल रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चीन और रूस अपने ऑब्जेक्शंस हटा दें और भारत एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट जैसे बाली में बन पाया वैसे निकाल पाए और G20 के इस ऑर्गेनाइजिंग और पूरा जो लॉजिस्टिक्स आप संभाल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।